दोस्तों सलाम। पाकिस्तान में आए दिन बड़े संगीन बहरानात, सवालात और चैलेंजेस अब एक मामूल बन चुके हैं। रियासत के मामलात हों, दस्तूर पर अमल न करने के मामलात हों, रूल ऑफ लॉ के मामलात हों, सियासी निज़ाम में मुदाखलत के मामलात हों, या सियासी निज़ाम के नाम पर जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसके बहुत तशवीशनाक पहलू हो। बहुत एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, सियासी, मालियाती, हर तरह के आइनी मामला। इस तनाजुर में आजकल 27वीं आइनी तरमीम जो पेश होने जा रही है उसके बारे में भी पूरे मुल्क में एक डिस्कोर्स, तनकीदी पैदा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि 27वीं आइनी तरमीम गो के उसका मुकम्मल ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं आया, और मैंने बहुत ज़िम्मेदार पार्लियामेंटेरियन से भी पूछा है क्या उनके पास पूरा मुसद्दा है, तो मालूम होता है कि बहुत कोई चंद लोग हैं जिनके पास पूरा मुसद्दा है और अभी तक वो पब्लिक नहीं किया गया। जबकि दुनिया की तमाम डेमोक्रेसीज़ का एक नॉर्म होता है कि आइन में तरमीम अगर कोई सियासी जमात या कोई हुकूमत लेके आना चाह रही है तो पब्लिक की जाती है और पब्लिक उस पर गुफ्तगू करती है। अभी तक ये वही कॉलोनियल सीक्रेसी के अंदाज में ये मामला रखे जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो ये हाल हुआ है आज कि रियासत के जो बहरान है और मुल्क के निज़ाम का जो हाल है, मुल्क के पार्लियामानी निज़ाम का जो हाल है, अवाम और रियासत के दरमियान जो खलीज है, और वो बहरानात सियासी भी हैं, मुआशी भी हैं, समाजी भी हैं, आइनी भी हैं, रूल ऑफ लॉ के भी हैं, इंतज़ामी भी हैं, अखलाकी भी हैं, बहुत तरह की लंबी फहरिस्त है। मैं समझता हूँ और इस मुल्क के बहुत से लोग समझते हैं कि इन तमाम बहरानात की अगर कोई चंद बुनियादी वजूहात हैं तो वो यही हैं कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर पाकिस्तान को एक सेकुलर अवामी रियासत बनाने की बजाय, पाकिस्तान को एक अवामी जमहूरिया बनाने की बजाय, पाकिस्तान को एक जमहूरी वफाकियत के हामिल निज़ाम जिसमें सूबे मुकम्मल खुद मुख्तार हो और उनका फैसला कुन किरदार हो और जिसमें तनव्वुफ़ का एहतराम होता हो, अख्तियारात का तवाज़ुन हो, और सबसे बड़ी बात कि सिविलियन सुपरमेसी हो और सिविलियन के नाम पे मनपसंद हुक्मरान तबकात को मुसल्लत ना किया जाए, बल्कि मुल्क के अवाम को अख्तियार होना चाहिए कि वो अपने लिए इंतखाब करें या रास्ते तलाश करें। तो पाकिस्तान का जो ये हमागीर रियासती बहरान है उसमें ये चंद बुनियादी अवामिल कारफरमा है कि जिनकी नफ़ी की गई है। और आज हम में से कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के बारे में कौन कह सकता है कि ये हकीकी मानों में आइनी रियासत है, ये हकीकी मानों में एक अवामी फलाही रियासत है, ये हकीकी मानों में एक जमहूरिया है, या एक हकीकी मानों में एक जमहूरी वफाकी रियासत है जहाँ तमाम बुनियादी अख्तियारात सूबों को हासिल होते हैं और अख्तियार का तवाज़ुन होता है। तो इस सारे तनाजुर में पाकिस्तान की आइनी तारीख, मैंने भी इस मौजू पर बहुत लिखा है, पाकिस्तान के बहुत से स्कॉलर्स ने लिखा है, और एक इसके बारे में कोई अबहाम नहीं मौजूद कि पाकिस्तान की सियासी तारीख हो, वफाकी मालियाती तारीख हो, पाकिस्तान में की सकाफती रियासती पॉलिसी की तारीख हो, पाकिस्तान के जितने सफारती और खारजा पॉलिसी के मामला, दिफाई मामला, इन तमाम अमूर के साथ साथ पाकिस्तान का एक मुस्तकिल आइनी बहरान एक हकीकत है। 1947 से लेकर 1956 तक ये 9 साल हमने उसी कॉलोनियल इंटरिम आइनी सेटअप को चलाया जिसको रद्द करके डिमांड की गई थी मुल्क की, और 9 साल वो कॉलोनियल जो है वो 1935 का इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट की सूरत में मौजूद रहा पाकिस्तान में। 1956 का दस्तूर बना तो उससे 1 साल पहले 1 यूनिट बन चुका था। तो हम नहीं समझते, नहीं मानते कि 1956 का दस्तूर, अगरचे वो क्लेम करता है कि वो पार्लियामानी है, लेकिन उसमें सेनेट नहीं था,
और सूबे थे ही नहीं। तो जिस सियासी निज़ाम में सेनेट का ऐवान मौजूद ना हो और सूबे मौजूद ना हो मगरबी पाकिस्तान में, और 1 यूनिट नाफिज कर दिया गया हो, तो उसको कौन कह सकता है कि वो जमहूरी वफाकी पार्लियामानी निज़ाम का हामिल निज़ाम होगा। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है। उसके बारे में तो यही कहा जाता है कि वो अयूब खान का आइन था, अयूब खान की जानिब से आइन था, अयूब खान के लिए आइन था। उसका कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान के अवाम के साथ, सूबों के साथ, आइनी इकाइयों के साथ और मुल्क के साथ। 1970 के इंतखाबात को नहीं माना गया, मुल्क टूट गया और 72 का इंटरिम आइन आया सदारती, और फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। गो के हम और हमारी जनरेशन्स 1973 के दस्तूर को भी मुकम्मल तौर पर जमहूरी वफाकी आइन नहीं समझते। वो आइन गैर सेकुलर था। उस आइन में सूबों को खुद मुख्तारी महदूद थी, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट मौजूद थी, उसमें सेनेट का ऐवान तो पैदा कर दिया गया, लेकिन वो हकीकी मानों में ऐवान बाला नहीं रहा कभी। और बहुत सी एक लंबी फहरिस्त है, उसमें मजहबी दिफात आ गई और पूरा जमहूरी वफाकी निज़ाम का चेहरा मसक है 73 के ओरिजिनल आइन में भी। लेकिन एक नुक्ताए आगाज के तौर पर कहा गया कि आइन चूंकि लिविंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए बतदरीज इंक्रीमेंटली वो इम्प्रूव हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं। तो 1973 के दस्तूर पर हम अपने बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात पर कायम रहते हुए जब 18वीं आइनी तरमीम हुई 2010 में, तो उसको खुश आमदीद कहा गया, उसको खुश आइन समझा गया। और उस पर मैंने खुद उस पर बहुत लिखा है और मेरे मज़ामीन हैं, और उस पर एक पाकिस्तान के बहुत से राइटर्स ने, स्कॉलर्स ने इस पर लिखा है, सियासतदानों ने लिखा है। मियां रज़ा रब्बानी साहब की किताब जो बायोग्राफी ऑफ पाकिस्तानी फेडरलिज्म है, उस पर एक पूरा 100 सफ़ात का पूरा चैप्टर है 18वीं तरमीम पर, और बहुत उम्दा चैप्टर है। अब इस सारी सूरत हाल में 18वीं तरमीम को 30 जून 2011 में मुकम्मल तौर पर नाफिज होना था। 15 साल गुजरने के बावजूद हम नहीं कह सकते कि 18वीं तरमीम का एहतराम किया गया। उसको ठीक है कि बज़ाहिर कॉन्करेंट लिस्ट एबॉलिश की गई, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो 46 सब्जेक्ट्स थे, उसमें से 39 भेजे गए सूबों को बज़ाहिर, और 7 सब्जेक्ट भेजे गए CCI को, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट्स काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हैं, उन पर वफाकी वजारतें बनी हुई हैं जो गैर आइनी हैं, और जो सब्जेक्ट सूबों को दिए गए फिर उनको मिलाकर खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत 2008 के बाद जो आई, उसी हुकूमत ने फिर वफाक में उन्हीं शोबों पर वजारतें कायम करने की रिवायत कायम की, और बाकी जो अदवार में हुकूमतें आती रहीं उन्होंने यही काम किया। एक लंबी फहरिस्त है 18वीं तरमीम के एतबार से कि 18वीं तरमीम में जो कुछ बेहतर हुआ था, गो के हम 18वीं तरमीम को भी एक मुकम्मल तरमीम नहीं समझते थे, क्योंकि उसके बावजूद भी आइन में वही बुनियादी डेफिसिट्स, वही खराबियां मौजूद थीं, अदम तवाज़ुन मौजूद थे कि जिन पर हमें बुनियादी एतराज़ रहा है। लेकिन 18वीं तरमीम एक दुरुस्त सिमत में एक अच्छा पहला कदम था। 15 साल गुजरने के आए हैं, उस पर अमल नहीं किया गया। और अब तो ये सूरत हाल है कि, और यही PTI की हुकूमत जब थी इमरान खान साहब की, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको वापस किया जाए, लेकिन उस ज़माने में उनके पास अक्सरियत नहीं थी और वो नहीं कर सके। इस हवाले से उनके पार्लियामेंटेरियन से बहुत नशिस्तें हमारी हुई, और हमने इस पर जोर दिया कि 18वीं आइनी तरमीम को वापस लेना पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए, और जो भी एक लूला लगड़ा, जमहूरी तो नहीं कह सकते, एक इलेक्टोरल पार्लियामानी या वफाकी निज़ाम है, उसके ऊपर भी ये बहुत बुनियादी नुकसान पहुंचेगा उसको। अब जो है वो 26वीं आइनी तरमीम में आपने सबने देखा कि क्या किया गया अदलिया के साथ, शहरी आज़ादियों के साथ, और अब 27वीं आइनी तरमीम तो मुकम्मल तौर पर 18वीं आइनी तरमीम को वापस लेने का जो है वो एजेंडा है। और मैं सिर्फ 2-3 मिसालें दे देता हूँ, क्योंकि तफसील सारे सामने नहीं आए, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट आया और जो बाकी तफसील सामने आ रहे हैं, और ख़ुद मेरे बहुत मोहतरम दोस्त मियां रज़ा रब्बानी साहब ने उस पर, जो इस 18वीं आइन तब्दील के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने भी इस पर बरमला तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह का इंतखाब में तरमीम की जाएगी प्रोसीजर के अंदर।
इस मुल्क के अंदर मालियाती जो वफाकियत का पहलू है वो पाकिस्तान की तारीख में शुरू से, इस पर हमने बहुत लिखा है, यहाँ वक्त कम है, मैं उसकी तफसील नहीं जानना चाह रहा, लेकिन जो 2009 में NFC अवार्ड आया, उस NFC अवार्ड में परवेज मुशर्रफ के ज़माने में जो रेशो था वो ये था कि 44% तमाम सूबों का शेयर होता था मिल मिला के आबादी के बुनियाद पर सिर्फ, और 56% शेयर था मरकज़ के लिए। 18वीं आईनी तरमीम से पहले जो 2009 में NFC अवार्ड आया, उस NFC अवार्ड में इसको उलट किया गया कि अब 56% शेयर सूबों का है और 44% शेयर मरकज का है, और 18वीं आईनी तरमीम ने उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया कि अब सूबों के शेयर को आप बढ़ा तो सकते हैं, उसको आप कम नहीं कर सकते, और अगर इसमें तब्दीली की ज़रूरत पेश कभी किसी को आई तो आइन में तरमीम के बगैर आप नहीं कर सकते। ये एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। पाकिस्तान में जो सूबों का हाल है और ये सूबों के अंदर जो मालियाती बहरानात हैं वो सब जानते हैं कितने संगीन है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है, लेकिन वफाक के नाम पर जो इस रियासत पर कुव्वत काबिज है वो इस बात पर बज़िद है कि सूबों का जो मुख्तस हिस्सा है और जिसको तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है आइनी तौर पर, इसको वापस लिया जाए और मरकज़ के हिस्से को बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत संगीन मामला होगा। इसी तरह सुनने में आ रहा है कि सूबों की जो जोग्राफियाई हदूद है उसमें आप जानते हैं कि इस वक्त आइन में ये अख्तियार मुकम्मल तौर पर सूबों को हासिल है, और दुनिया की तमाम फेडरेशंस में यही होता है। वफाक के पास कोई अख्तियार नहीं है वफाकी कि वो सूबों की हदूद में कोई तब्दीली कर सके। ये अख्तियार उन मुतल्लिका रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस का है कि उनके सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से अगर फैसला करेगी, तो भी आइन में ये नहीं लिखा कि नए सूबे बनाए जाएंगे। कहा गया है कि जो सूबों की हदूद है उसमें अगर कोई तब्दीली रद्दोबदल है तो वो भी उस रेस्पेक्टिव प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली कर सकती है 2/3 अक्सरियत से। सुनने में आ रहा है कि ये अख्तियार भी सूबों से वापस लेकर और मरकज को देने की एक साजिश की जा रही है, और इस तरह से बहुत से अख्तियारात हैं जो 18वीं आईनी तरमीम ने जो तवाज़ुन पैदा किया था, जो डिस्क्रिशनरी पावर ख़त्म किए थे, चाहे अदलिया के बारे में हो, चाहे वज़ीर आज़म के पास वो अख्तियारात हों, चाहे सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार हो, रियासत के किसी भी इदारे, किसी भी शोबे के मनसब पर बैठे हुए फ़र्द वाहिद को अख्तियार नहीं था। 18वीं आईनी तरमीम के बाद हर एक मनसब पर बैठे हुए किसी शख्स को किसी ना किसी इदारे को रुजू करना था। सुनने में आ रहा है कि इसको भी वापस लेने की तैयारियां हो रही हैं, और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। वक्त कम है, मैं इस पर बहुत तफसील से बात कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक जो बुनियादी नुक्ता है मैं उस पर आना चाह रहा हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान का ये जो हाल है, जो किया गया है, वो मरकजियत पसंदी ने किया है, वो सूबों की खुद मुख्तारी की नफ़ी की जहनीत ने किया है। पाकिस्तान को एक जमहूरी वफाक के तौर पर जिसमें मशमूला इकाइयाँ आइनी वहदतें सूबे हैं, वही बुनियादी अख्तियार रखती हैं रियासत के उम्र को चलाने के लिए और फैसले साजी में, उनकी नफ़ी करने की वजह से हुआ है। और पाकिस्तान तो अगर ये 27वीं आइनी तरमीम जो लाई जा रही है, इसका मतलब 18वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पे वापस लेना है, और नए अख्तियारात जो है वो सियासी निज़ाम के अंदर जो अफराद बैठे हैं, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर हो, या कोई भी और मनसब हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म की तरमीम का कोई मंसूबा है तो पाकिस्तान जो पहले से ही दुनिया जहान में कोई कामयाब रियासत के तौर पर लोग उसको नहीं देख रहे, यहाँ दुनिया में परसेप्शन इस्टेब्लिश्ड है और हकीकत है कि पाकिस्तान में जमहूरियत 78 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इसको आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। पाकिस्तान वफाकियत का सब्जेक्ट हम पढ़ाते रहे हैं पिछले 20-25 साल से। दुनिया की जितनी वफाकी जमहूरी ममलिकतें हैं वहाँ का निज़ाम ऐसा नहीं होता जैसे पाकिस्तान में है। तो एक मुल्क जो पहले से इंतशार का शिकार है, अदम एतमाद का शिकार है, रियासत का शीरादा बिखरा हुआ है, और अगर उसमें आईनी तौर पर एक तरफ तो बहरान यह है कि आइन जो मौजूद है जैसा भी, उस आइन पर कोई अमल नहीं करता, उसका एहतराम कोई नहीं करता,
और सबसे बढ़कर वो नहीं करते जिनके पास अख्तियारात हैं, जिन्होंने डी फैक्टो डी जोर अख्तियार अपने हाथ में लिए हुए हैं। और अगर ये जो सारा अख्तियारात के अदम तवाजुन का डोमेन है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में ले आएंगे और सूबों से अख्तियार ले लेंगे और फिर डिस्क्रिशनरी पावर्स की तरफ जाएंगे, और चाहे इंतखाबात हों, सियासी फैसले हों, सूबाई खुद मुख्तारी हो, मालियाती खुद मुख्तारी हो, ये तमाम जो मामलात हैं, एक्ने के मामलात हैं, तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम का अगर इस किस्म का पूरा मंसूबा है जो नज़र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ और इस मुल्क के बहुत से संजीदा लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान की वहदत और पाकिस्तान के वफाक और पाकिस्तान की रियासत के साथ एक बहुत ख़तरनाक खेल खेलने के मुतरादिफ है। इसलिए हम इंतबा भी देते हैं, इस पर अपनी एक फ़र्ज समझते हैं अपना अखलाकी कि इस पर अपनी आवाज़ उठाएं, और पूरे मुल्क की जो बाज़मीर लोग हैं उनको भी हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो इस मामले में आगे आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं इससे पहले कि देर हो जाए। और मैं आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, और कौन नहीं जानता कि ये हुकूमत एक बोगस हुकूमत है। इसमें नवाज शरीफ तो अब साइड पे है, शहबाज शरीफ को कौन समझता है कि वो वजीर आजम है? कौन समझता है कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर है? कौन नहीं जानता कि अख्तियारात कहाँ और किसके पास है? इस सारी सूरत हाल में एक बोगस कोलिशन गवर्नमेंट बना के, डमी कोलिशन गवर्नमेंट बना के आप उनसे ये फैसले करवा रहे हैं। और शर्म का मकाम तो उन जमातों के लिए है, मैं दोनों का नाम ले रहा हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो इनके साथ खड़ी होंगी इस कतार में, वो सब जमातें मुजरिम कहलाएंगी और मुजरिम हैं अगर वो इस तरह, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम को आपने पास करवाया, अब 27वीं की तैयारियां हो रही हैं, तो आप ये तरामीम आइन में करके किस मुंह से अवाम के पास आएंगे कि आप सियासी जमातें हैं, खुद मुख्तार जमातें हैं, आप हुकूमतें हैं, आप अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें हैं, और आप वफाक के अंदर वफाकी सियासत करने वाली जमातें हैं। तो मैं ये आखिर में ये भी बात कहना चाहूँगा कि ये जमातें इस 27वीं आईनी तरमीम को पास करने का जरिया बनने जा रही हैं, और तारीख आपको माफ़ तो कर नहीं सकती, लेकिन आपको इसके नतीजे में संगीन सियासी नताइज का सामना करना पड़ेगा। आप अवाम को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे अगर आप ये फैसले करते हैं। तो इसलिए मैं मुल्क के तमाम पुरअमन जमहूरी और बाज़मीर लोगों को, फोरम्स को, बार एसोसिएशंस को, प्रेस क्लब्स को, इस मुल्क की बाएं बाजू की और तरक्की पसंद और वतनदोज़ सियासी जमातों को, और इस मुल्क में जितनी भी फोरम्स हैं, उन सब से गुजारिश करूँगा कि इससे पहले कि देर हो जाए और ये तरमीम का जो मंसूबा है वो बहुत आगे बढ़ जाए, इसको बर वक्त इसकी मुखालफत कीजिए, इसको रद्द कीजिए, इसकी पुरअमन सियासी जमहूरी मज़ाहमत कीजिए और साबित कीजिए कि ये 25 करोड़ का जो अवाम है, मुल्क के अवाम है, और इस मुल्क की आईनी वहदतें हैं, सूबे हैं, ये तमाम के साथ अगर आप इस तरह से संगीन मजाक करेंगे तो ये हकीकत में हम समझते हैं कि सूबों के साथ तो दुश्मनी है ही, शहरियों के साथ तो दुश्मनी है ही, लेकिन ये उनसे भी बढ़कर दुश्मनी इस मुल्क के साथ है। और अगर उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में ले आएंगे तो फिर जाहिर है कि ये सारा जो अदम तवाज़ुन है, ये इसको आप लीगलाइज कर देंगे। इसलिए हम इसको गलत समझते हैं, इसको एक गैर जमहूरी, गैर वफाकी तरमीम समझते हैं, और जो भी जमातें इसमें शरीक होंगी उनको अवाम के और जमहूरियत और वफाकियत के निज़ाम के गद्दार और मुजरिम समझेंगे। और आइए मिलकर इसके बारे में आवाज़